हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम निर्माण उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वेरियस टाइप की, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, उसके बाद में कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, और इसी प्रकार से जो अदर इंडस्ट्रीज है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इनिशियल शुरुआती फेज में हम देखेंगे कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन का टाइप क्या है। ठीक है, और उसके बाद में हम आज जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इंडिया में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, और उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के बारे में ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में हम जो बेसिक चीज़ें दे रखी है एक बार उनको देखते हैं। ये उद्योगों के प्रकार से स्टार्ट करेंगे। ये ऊपर वाला पैराग्राफ इनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है उद्योगों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे आकार के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, श्रम शक्ति के आधार पर। उद्योगों को वृहत, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग में वर्गीकृत किया जाता है। चार प्रकार के इनकी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। इसमें स्वामित्व के आधार पर, सार्वजनिक सेक्टर के और व्यक्तिगत सेक्टर के, और तीसरा है मिश्रित या सहकारी सेक्टर के। सार्वजनिक का मतलब है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री लगाई हुई है। व्यक्तिगत यानी कोई फर्म द्वारा, व्यक्तिगत पर्सनल व्यक्ति द्वारा इंडस्ट्री को स्टेबलाइज किया गया है, स्थापित किया गया है। और मिश्रित या सहकारी का मतलब है गवर्नमेंट और जो प्राइवेट ओनर है वो मिलकर कोई उद्योग को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इससे प्रीवियस हमने जो ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस किया है, उसमें इन सारी चीज़ों को, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिटेल से देखी थी। ठीक है, तो एक बार यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उनको जरूर गो थ्रू कीजिए, क्योंकि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल से जो चैप्टर दे रखा है, उसमें टाइप ऑफ इंडस्ट्री दे रखी है, उसी प्रकार से जो वर्किंग क्लासिफिकेशन है उसको भी वहाँ पे अच्छे से दे रखा है, तो वो चीज़ें डिटेल से दे रखी है। यदि आपने वो टॉपिक एक बार नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे चीज़ें कम समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, इंडस्ट्री का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सार्वजनिक सेक्टर। उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम है, जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं, यानी गवर्नमेंट उनको फंड देती है और वही उनको नियंत्रित करती है। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, वो इसमें आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के आधार पर भी किया जाता है, यानी जो जैसे प्रोडक्शन करते हैं वैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मूल पदार्थ है यानी बेसिक इंडस्ट्री है। कैपिटल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, पूंजीगत पदार्थ उद्योग है, उसी प्रकार से मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग है और उपभोक्ता पदार्थ उद्योग है। ठीक है, तो ये चार टाइप की है। उसी प्रकार से उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कृषि आधारित हो गई, वन आधारित हो गई, खनिज आधारित है, उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के है। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्रीकल्चरल बेस्ड यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट से संबंधित है, टिम्बर जो फर्म है वो उससे संबंधित है। सॉरी, कृषि आधारित है कोई क्रॉप है, फॉर एग्जाम्पल गेहूं से संबंधित है, तो गेहूं की कटाई से संबंधित है, तो वो एक औद्योगिक यूनिट हो गई कि किसी व्यक्ति के पास में मशीनें हैं बहुत सारी और वो गेहूं की कटाई करते हैं। उसी प्रकार से वन आधारित उद्योग में जो टिम्बर है, ठीक है, जो फर्नीचर बनता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। खनिज आधारित जैसे मैग्नीशियम हो गया, लोहा आयस्क हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो इसके आधार पर जो भी फर्म है। ठीक है, तो उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये चार टाइप की हो गई। और एक वेबर महोदय थे, ज्योग्राफी में हम डीप में पढ़ते हैं कि जो वेबर है उसने थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने कुछ कच्चे माल के आधार पर और प्योर मटेरियल के आधार पर, प्योर रॉ मटेरियल के आधार पर उसने इंडस्ट्रियों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो वो इतना डीप है, आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आगे उसको जो वेबर की थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा पोर्शन है, लगभग आधे पौन घंटे का वहाँ पे टाइम लगेगा पूरी थ्योरी को समझने में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति का नाम है वेबर। ठीक है, उसने औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत दिया था। औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उद्योगों को दूसरे प्रचलित वर्गीकरण निर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है, जो 8 प्रकार के होते हैं, जैसे धातु कर्म हो गया,
मेटल आधारित है, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग हो गए, रासायनिक एवं संबंध उद्योग हो गए, वस्त्र उद्योग हो गए, खाद्य संसाधन उद्योग हो गए, विद्युत उत्पादन उद्योग हो गए, इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग हो गए। तो ये बेसिकली 8 टाइप की इंडस्ट्री है जो बेसिक है, इनको कोर इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, मतलब कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आयरन स्टील हो गई, उसी प्रकार से जो आयरन को मैंने जो संशोधित करके आयरन और स्टील बनाया है, उससे कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में उसको उपयोग कर लिया है, फिर केमिकल बना दिया, फर्टिलाइजर उर्वरक बना दिया है। उसी प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, यानी जो कॉटन है उसके वस्त्र बना दिए, खाद्य से संबंधित जैसे ब्रेड बना दिया, ठीक है, या कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, ये है। उसके प्रकार से विद्युत उत्पादन उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक है, संचार है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज है, उनके इनपुट के लिए कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है उद्योगों की स्थिति। अब उद्योगों की स्थिति से तात्पर्य है कि एक कोई इंडस्ट्री लगानी है हमें, माना कि हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्थापित करने की सोच रहे हैं। ठीक है, बेसिक थिंग है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? एक तो कच्चा माल होगा। ठीक है। अब कच्चा माल में भी हमें किस टाइप का कच्चा माल चाहिए? एक तो फॉर एग्जांपल हमें रॉ मटेरियल के रूप में आयरन और चाहिए, ठीक है, लोहा अयस्क चाहिए। उसी प्रकार से हमें फॉर एग्जांपल जल की आवश्यकता चाहिए, जल आपूर्ति चाहिए। ठीक है। और तीसरी हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो कोयला चाहिए बिजली के लिए, या फिर कोयले की जगह हम जो हाइड्रो पावर है वो हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होगी इसमें। उसी प्रकार से हमें वर्क की जो लेबर है उसकी ज़रूरत होगी, यानी मानव वर्क की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कच्चा माल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें चाहिएगी। ठीक है। उसी प्रकार से हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे। ठीक है। तो अब मार्केट से कितना दूर ये फर्म स्थापित होगी, उसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का मोड कैसा है, उसी प्रकार से मार्केट से इंडस्ट्री कितनी दूर है, कच्चे माल से जो औद्योगिक केंद्र है वो कितना दूर है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड कब होती है? जब हम इंडस्ट्री को उसके माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, कि कच्चा माल प्योर है या इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आयरन ओर का हमने खान से निकाला और उसको ट्रक भर के आयरन स्टील जो संयंत्र है वहां तक लेकर आए, लोहा इस्पात संयंत्र है वहां तक लेकर आए। ठीक है। तो हमने 1000 किलो का मटेरियल लेकर आए, उसमें से मुश्किल से हमें 200 किलो आयरन ओर मिला है। ठीक है। अब जो 800 किलो का जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो कचरा मिला हमें, उसको हम मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि जब हमें आयरन और जो मेन आउटपुट मिला है वो बेसिकली हमें 200 kg मिला है। ठीक है। तो यदि ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, इसको यदि हम कच्चे माल के निकट स्थापित करेंगे तो जो एक्स्ट्रा 800 किलोमीटर हमें सॉरी 800 kg का जो ट्रांसपोर्ट हमें करना पड़ा, वो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाएगा यदि कच्चे माल के क्षेत्र के पास में हम इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे। वहीं पर जैसे कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो चाहे गन्ने के खेत के पास में हम कोई उद्योग लगाएं कॉटन इंडस्ट्री का, या फिर हम मार्केट के पास में इंडस्ट्री को लगाएं। ठीक है। उद्योग को लगाएं। ठीक है। तो हमें कहने का मतलब जितना कॉटन हमने खेत से फैक्ट्री के तक लेके आए थे, उतना ही बाद में हमें आउटपुट के रूप में जो कपड़ा बनेगा वो सेम क्वांटिटी का होगा। कहने का मतलब कपास ऐसे इतना लूज नहीं होता है। ठीक है। तो ये प्योर रॉ मटेरियल है। तो प्योर रॉ मटेरियल को हम जनरली मार्केट के पास में स्थापित करते हैं। ठीक है। और कच्चे माल के आसपास स्थापित करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो दोनों की सिमिलर आने वाली। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 किलो कपास का जो कच्चा कपास है उसको खेत से फर्म तक लेके गए, तो हमें 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ी। तो बाद में जब फर्म से कपड़ा बन के निकलेगा, उसकी क्वांटिटी भी 1000 किलो ही रहेगी। कहने का मतलब ये इम्प्योर नहीं है, प्योर रॉ मटेरियल है। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। तो इसके आधार पर उद्योग की स्थिति का निर्धारण कैसे होता है, एक बार इनको डिटेल से देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है। क्या पूर्व और दक्षिणी भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कोई भी लौह इस्पात उद्योग क्यों नहीं है? ठीक है, इसका आंसर अभी आगे मिलेगा हमें। उद्योगों की स्थिति कई कारकों जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। यानी कोई इंडस्ट्री को हम स्थापित करेंगे तो उसमें हमें कच्चा माल, उसके बाद में शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात, श्रम, ये सारी चीजें चाहिएगी। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ में बदलता जाता है। यानी किस टाइम में हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम किस स्थान पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसिंग साइट है वहां पे लगा रहे हैं या मार्केट के पास में लगा रहे हैं।
अब कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और विनिर्मित जो निर्मित वस्तुओं का उपभोक्ताओं तक वितरित करने का मूल्य न्यूनतम हो, यानी उसके प्रोडक्शन के कॉस्ट भी निम्न हो, और उपभोक्ताओं के उपभोग करने के टाइम तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी न्यून आए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक बार वापस बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे है, और यहाँ पे आयरन और निकलता है, यहाँ पे कोल निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, ये मार्केट है, ये इंडस्ट्री साइट है, यहाँ पे आयरन और निकलता है और यहाँ पे जो कोल है वो मैन्युफैक्चर होता है। तो अब हम आयरन ओर को निकाल के यहाँ तक लेके आएंगे, उसी प्रकार से कोल को निकाल के यहाँ पे लेके आएंगे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई। यदि हम इस इंडस्ट्री को यहाँ पे कहीं इन दोनों के बीच में कहीं पे भी स्थापित कर देते, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, ठीक है, तो यदि हम यहाँ स्थापित करते तो अपेक्स कर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम आती, क्योंकि आयरन और कोल को ट्रांसपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा चाहिए। उसी की तुलना में यदि हम आयरन ओर की साइट के जस्ट पास में इंडस्ट्री स्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पे जो एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, तो उसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम इसको मार्केट तक भेज देंगे जो स्टील हमें प्रोड्यूस जो स्टील हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे कपास के फर्म है, खेत है, और इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित की है, और मार्केट यहाँ पे है। तो या चाहे मार्केट यहाँ पे हो, ठीक है, अब पहली लोकेशन में क्या है कि यहाँ से कपास की बुनाई की और कपास को इंडस्ट्री में भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से भेजने के बाद में यदि यहाँ पे भेजेंगे तो ये थोड़ी एडिशनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे कपास का उत्पादन किया और यहाँ पे इस फर्म में लेकर आए, यहाँ से कपड़ा बना के मार्केट में भेजा, ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो कॉस्ट है वो कम आएगी। ठीक है, तो कपास है जो प्योर रॉ मटेरियल है, और आयरन ओर है जो इम्प्योर यानी अशुद्धियां बोल देते हैं उस पर आधारित रॉ मटेरियल है। यानी प्योर और इम्प्योर का मतलब यही है कि हम खनिज क्षेत्र से या किसी खेत से कपास उत्पादन करते हैं, तो खनिज क्षेत्र से हम आयरन ओर को जब मार्केट तक ले जाते हैं, तो ये अपनी जो बार है उसमें ह्रास करता है, यानी 1000 किलो ले जाएंगे तो 200 kg हमें जो आयरन है वो प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम यदि किसी गन्ने के खेत से, ये गन्ना भी इसी टाइप का है, बार हरासी उद्योग है, चीनी क्योंकि अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी तरफ यदि हम कपास की बात करें तो कपास है जो प्योर रॉ मटेरियल है, यानी जितना खेत से ले जाएंगे उतना ही मार्ग जो फर्म से बनकर कपड़ा निकलेगा वो भी उसका वेट भी सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है परिवहन मूल्य। एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल को और निर्मित उत्पादों को की प्रकृति पर निर्भर करता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण नीचे है। ठीक है, अब पहला है कच्चा माल। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम एक बार वापस डिस्कस करेंगे कि 12 ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। जहां पर कच्चा माल प्राप्त हुआ वहीं पर इंडस्ट्री स्थापित कर दी। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास में क्यों स्थापित होती हैं, इसका मान कारण यही है कि ये बार ह्रास उद्योग है। इसी तरह लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन और पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही बार ह्रास वाले कच्चे माल हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोत के निकट होना चाहिए, यानी जहां पर कच्चा माल मिलता हो वहीं पर इंडस्ट्री को स्थापित कर दिया। यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्र यानी बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट है, अथवा लोहा अयस्क क्षेत्र यानी भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट है। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा था हमें यहाँ पे कि जो कभी कभी स्वतंत्र उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, ठीक है, और इनका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं है। स्वतंत्र उद्योग ये एक अलग चीज है, यानी जो जिनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहीं पे भी स्थापित कर दो, चाहे या तो मार्केट के पास में स्थापित कर दो, या जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है हमें वहां पे उसके पास में स्थापित कर दो। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था हमें, कहीं कच्चा माल से संबंधित पूछा था। ठीक है, तो ये है। हाँ, क्या आप पूर्वी और दक्षिणी भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं? अब इस मैप में देखते हैं कि यहाँ पे हमने छोटा नागपुर पठार पढ़ा था। ठीक है, पिछले प्रीवियस सेशन में हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने कच्चे माल से संबंधित जो धात्विक और अधात्विक खनिजों में हमने
एक टर्म पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि कानपुर से लेके इधर कोई लोकेशन है वो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, इसके पूर्व में सारे उद्योग स्थापित हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है तो यहाँ पे कोल मिल जाता है, आयरन ओर मिल जाता है, यहाँ पे जल मिल जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे दुर्गापुरा है, आसनसोल है, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, भद्रावती, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे इंडस्ट्री इसलिए स्थापित हुई है क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल मिल जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति यानी एनर्जी। शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसीलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इनकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योग जैसे एल्यूमिनियम है, कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोतों के निकट की जाती है क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो शक्ति का यानी एनर्जी का रोल आपको पता है सभी को। उसके बाद में नेक्स्ट है बाजार यानी मार्केट। बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है। भारी मशीनें, मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है। अब फॉर एग्जांपल एक है दिल्ली एनसीआर रीजन और दूसरा है कोई राजस्थान या हरियाणा का कोई ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई मशीन निर्माण से संबंधित फर्म है वो दिल्ली के नज़दीक होगी या किसी हरियाणा या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के नज़दीक होगी। ऑब्वियस सी बात है वो दिल्ली के नज़दीक होगी क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेशनल टाइप का मार्केट मिल जाता है, नेशनल इंटरनेशनल टाइप का मार्केट मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये बाजार अभिमुखी होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध जिसमें बार ह्रास नहीं होता है कच्चे माल का उपयोग होता है, ये प्राय बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरणतः मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि में स्थापित होते हैं। यानी मुंबई में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल पर है। उसी प्रकार से पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, यानी जो रिफाइनरीज होती है वो भी मार्केट के निकट होती है क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है और इससे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है। यानी जो अपरिष्कृत कच्चा माल है, तेल है, वो उसका परिवहन आसानी से हो जाता है, टैंकरों से हो जाता है, पाइपलाइन से हो जाता है, ठीक है। और फिर हम जो रिफाइनरी के माध्यम से जो तेल निकालते हैं, तेल के साथ में जो हमें और सह उत्पाद मिलते हैं वो दूसरे उद्योगों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं। कोयली, मथुरा, बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। परिशोधनशालाओं की स्थापना में पतन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पतन का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे रिफाइनरी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जब हम गल्फ कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे रिफाइन करके फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये पतन आधारित रिफाइनरीज है कुछ। उसी प्रकार से नेक्स्ट है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। क्या आपने कभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये प्रारंभ में परिवहन मार्गों के जोड़ने के लिए जो बिंदु यानी नोड बन गए थे, यानी एक सेंटर स्थापित हो गया किसी भी हाईवे के पास में। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रोथ करने लगेगा, ठीक है, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेलवे लाइनें बिछने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया। सभी मुख्य उद्योग मुख्यतः रेल मार्गों पर स्थित है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रेल मार्गों पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका श्रम यानी लेबर फोर्स। क्या हम श्रम के बिना उद्योग के बारे में सोच सकते हैं? ओवैसी नहीं सोच सकते हैं, जबकि जब तक हमें जो स्किल्ड और अनस्किल्ड जो सेमी स्किल्ड लेबर है वो नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी यूनिट स्थापित नहीं कर सकते। उद्योगों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में श्रम बहुत गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध हो जाता है। अब इंडिया की पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो यंग एज में ज़्यादा है, ठीक है। फिर है ऐतिहासिक कारण। क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के औद्योगिक केंद्रों के रूप में उभरने के विषय के बारे में सोचा है? क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इन तीन पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जब यूरोपियन जो उपनिवेश था वो इंडिया में आया तो सबसे पहले मुंबई, मद्रास और कोलकाता में अपने जो उद्योग है वो स्थापित किए थे। तो धीरे धीरे इनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो एंशियंट टाइम से कहीं ना कहीं चला आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रेजेंट टाइम में भी एक जो औद्योगिक संकुल है उसके रूप में उभरे हैं। ये स्थान हमारे औपनिवेशिक अतीत द्वारा अत्यधिक प्रभावित है। औपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रिया को यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया। मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोही, सूरत, वडोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे हैं। औपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और उपनिवेश शक्ति की भेदमूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों का तेजी से विकास हुआ है। यानी वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल तो इंग्लैंड बेचते थे और वापस जो फाइन मटेरियल यानी जो प्रोडक्शन होता था उसको इंडियन मार्केट में लाके बेचते थे, ठीक है। तो इस वजह से ये
ग्रोथ हुई है। उपनिवेशवाद के अंतिम चरणों में अंग्रेजों अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्रों में कुछ उद्योगों को प्रोन्नत किया है। इनमें से देश के विभिन्न प्रकार के उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विकास हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक नीति। अब जो औद्योगिक नीति होती है वही वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करती है। एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का औद्योगिक उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि भी लाना है। ठीक है, यानी जो इंडिया का जियोग्राफिकल क्षेत्र है वहाँ पे बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए आर्थिक स्तर पर। ठीक है, और उसी प्रकार से आर्थिक समृद्धि, आर्थिक इकोनॉमिक समृद्धि का मतलब है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साथ में होना चाहिए। यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब है कि ग्रोथ का मतलब तो है कि क्रमिक कोई चीज में विकास हो रहा हो, या कहने को मल्टी उनके जो परसेंटेज है वो आउटपुट पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो उसको हम ग्रोथ ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट है जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो फैक्ट है, याद रखना। यानी ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, वहीं पर जो डेवलपमेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी डेवलपमेंट में नेगेटिव नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से भिलाई और राउरकेला में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग धंधों को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यानी हम अब आगे हम भिलाई और राउरकेला के बारे में पढ़ेंगे, तो उनकी लोकेशन हम देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है मुख्य उद्योग। ठीक है, मुख्य उद्योग कौन कौन से है? किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लोहा इस्पात उद्योग एक मूल आधार है, यानी बेसिक इंडस्ट्री है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे परंपरागत उद्योगों में से एक है। चीनी उद्योग स्थानिक कच्चे माल पर आधारित है जो अंग्रेजों के समय से फला फूला है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्तमान में और भी आधुनिक उद्योग जैसे पेट्रो रासायनिक उद्योग है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, और अवगमन प्रौद्योगिकी यानी आईटी इंडस्ट्रीज की भी विवेचना करेंगे हम। बेसिकली पहले तो लोहा इस्पात के बारे में पढ़ेंगे, फिर सूती वस्त्र के बारे में, फिर चीनी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से हम पेट्रो रसायन और जो आईटी इंडस्ट्रीज है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोहा इस्पात उद्योग के बारे में देखते हैं। यानी लोहा इस्पात उद्योग के विकास में भारत ने तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोले हैं। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारिक अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लोहा इस्पात इंडस्ट्री पर निर्भर है। यानी जब कोई हम उद्योग खोलते हैं, फॉर एग्जांपल सूती वस्त्र हो या गन्ना हो, तो उनके लिए मशीनों की जरूरत होती है। तो मशीनें किससे बनी हुई होती है? जो आयरन और स्टील से बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसलिए इनको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। चाहे आप कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी क्वार्नरी किसी भी लेवल पर चले जाओ, आपको आयरन और स्टील देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या हम लोहे के उपयोग के बिना कृषि में होने वाले औजार बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। लौह इस्पात उद्योग के लिए लोहा अयस्क और कोककारी कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निशः मृत्तिका आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट जो इनपुट है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में चाहिए। जैसे चूना पत्थर हो गया, कोक कारी कोल हो गया, यानी एक तो नॉर्मल कोल होता है और एक कोकिंग कोल होता है। उसी प्रकार से डोलोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, और अग्नि सहमर्तिका होगी। ठीक है, ये सभी कच्चे माल स्थूल यानी भार ह्रास वाले होते हैं। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल के स्रोतों के निकट होती है। कच्चे माल के स्रोतों के निकट होती है। जो वेबर ने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दी थी उसमें लोहा इस्पात उद्योग को इम्प्योर कैटेगरी में डाला था, और उस वेबर भाई साहब ने बोला था कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उनका लोकेशन है जो कच्चे माल के पास में होना चाहिए, मार्केट के पास में नहीं होना चाहिए। यदि मार्केट के पास में अपनी इंडस्ट्री स्थापित की तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, और यदि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी जो ओवरऑल प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी पश्चिमी बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्ध चंद्राकार प्रदेश जो उच्च कोटि के लोहा अयस्क अच्छे गुण वाले कोककारी कोल और अन्य संपूर्ण से समृद्ध है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग प्रारंभ से स्थापित किया गया है। भारतीय लोहा इस्पात के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें और अनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो एकीकृत इस्पात कारखाना यानी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, यानी टिस्को बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। ठीक है, टाटा लोहा इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नजदीक 240 किलोमीटर दूर पतन कोलकाता है।
ठीक है। संयंत्र को पानी सुवर्णरेख और खारकोई नदियों से, लोहा नोवा मंडी और बादाम पहाड़ से, कोयला जोड़ा खानों उड़ीसा से मिलता है, जोड़ा जोधा है, ठीक है। और इसी प्रकार से कोयला जरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। एक बार इस मैप में देखते हैं, यहाँ पे ये टिस्को है, तो कोयला जरिया से मिलता है। और यहाँ पे ये जमशेदपुर में स्थित है टिस्को, ये लोकेशन है इसकी। तो पहली बात तो इसको जल कहाँ से मिलता है, सुवर्णरेख और खरकाई नदी से मिलता है। उसी प्रकार से इसको कोयला जरिया से मिलता है। तो आगे इसने क्या बोला है, खरकोई नदी से लोहा नोवा मंडी और बादाम पहाड़ से मिलता है। यहाँ पे बादाम पहाड़ और नोवा मंडी कहाँ है, ठीक है। बादाम पहाड़ यहाँ पे मैप में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो जल की सुवर्णरेख और खरकल नदी से मिलता है, ठीक है। तो ये है बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट, और कहाँ कहाँ से फुलफिल होती है ये चीजें दे रखी है। तो अब मैं जब इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है कि एग्जाम में पूछ लेंगे सुवर्णरेख और खरकाई नदियाँ किस इस्पात संयंत्र को जलापूर्ति करती है, तो ये याद रखना है कि टिस्को को करती है, ठीक है। और कोयला जरिया से मिलता है, और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसको, यानी इंडियन स्टील एंड इस्पात कंपनी, ठीक है। भारतीय इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, सॉरी, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया था। 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के सहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, और बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में लोहा और इस्पात उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। इंडियन आयरन स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 3 संयंत्रों दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, रानीगंज जरिया और रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। लोहा अयस्क सिंहभूम झारखंड से आता है। जल दामोदर नदी से मिलता है और उनकी सहायक नदियों से प्राप्त होता है। दुर्भाग्य से 1972-73 में भारतीय लोहा और इस्पात कारखानों से इस्पात उत्पादन बहुत कम हो गया, संयंत्र सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में ये गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है। तो ये मैप में देखते हैं, एक बार इसको को मैप में देखते हैं, ठीक है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी यानी इसको, तो इसमें आप देख सकते हैं कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर और आसनसोल, ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं। और जो बराकर नदी है यहाँ से आती है। कोयला क्षेत्र है ये जरिया, दामोदर नदी से जल मिलता है इनको, ठीक है। और ये दामोदर नदी इधर जा रही है कोलकाता के लिए, इधर से ये रास्ता जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्थित है, और ये जो रेल लाइन है वो यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये है इसकी इसको की लोकेशन। नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, ठीक है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, ठीक है। तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो नहीं, जो मैसूर लोहा इस्पात वर्क्स है उसको प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जानते हैं, तो ये विश्वेश्वरैया नाम से जानते हैं। यदि आपको विश्वेश्वरैया की लोकेशन पता है कि ये कर्नाटका में है, तो आप इसको आसानी से करेक्ट कर लोगे कि नाम से जाना जाता है बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुडी के लोहा इस क्षेत्र के निकट स्थित है। यानी बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ पे, कर्नाटका में स्थित है। चूना पत्थर और मैग्नीज आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होता है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता है। प्रारंभ में इसके पास जंगल से प्राप्त लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में विद्युत भट्टियां लगाई गई, जिसमें जोग जलप्रपात जल विद्युत परियोजना से प्राप्त जल विद्युत का उपयोग किया जाता था। यानी यहाँ पे जोग, या जिसको गरसोपा जलप्रपात बोलते हैं, वहां से हमें विद्युत ईंधन प्राप्त होता है, जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। ये संयंत्र विशिष्ट इस्पात एवं एलओए का उत्पादन करता है। स्वतंत्रता के बाद, अब यहाँ पे ये हमें विश्वेश्वरैया के बारे में देखना है एक बार। ये रहा विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये जोग फॉल है, ठीक है, शिवमोगा, ठीक है। और यहाँ पे भद्रावती है, ठीक है। तो ये लोकेशन है इसकी। और ये चिकमंगलुर, ठीक है। और यहाँ पे बाबा बुदन की हिल्स है। और यहाँ पे शिव समुद्रम फॉल, ये कैबिनी और सिमसा नदी है, ये सदन में जाती है। और कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है, ये 2 नदियां हैं जो किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। और जो केबानी और सिमसा है, वो सिमसा भीमा, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये लोहा यहाँ से मिलता है, एक मिनट, जो स्टार वाले पॉइंट है वहां से लोहा मिलता है इसको। जैसे ये हो गया यहाँ पे कदूर हो गया, शिवमोगा हो गया, और ये चिकमंगलूर वाला रीजन हो गया। उसी प्रकार से इस्पात संयंत्र ये है भद्रावती। लोहा अयस्क क्षेत्र कौन से हैं, ये वाले हैं।
ठीक है, ये दो है चिकमंगलूर के दोनों साइड में, और उसी प्रकार से ये रेलवे लाइन है, और ये जोग फॉल्स है, यहाँ से इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1965-57 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। इसमें पहला है राउरकेला ओडिशा में स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है। ये याद रखना है कि राउरकेला ओडिशा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है। ये सभी सार्वजनिक सेक्टर संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में है। 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। ठीक है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है वो किन को कंट्रोल करता है? छत्तीसगढ़, दुर्गापुर, सॉरी, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों को। और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना 1973 में की गई थी इनके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं सबसे पहले राउरकेला के बारे में। ठीक है, राउरकेला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1959 में की गई है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रट लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो, कुछ भी कर लो, ये याद होना चाहिए। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया है। इस प्रकार बार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थिति लाभ प्राप्त है क्योंकि इसके निकट जरिया झारखंड में कोयला और सुंदरगढ़ केंदुझर में लोहा अयस्क प्राप्त है। यानी जरिया और सुंदरगढ़ केंदुझर में लोहा अयस्क और कोयला प्राप्त है इनको। विद्युत भट्टियों के लिए बहुत विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से तथा जल कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राउरकेला के बारे में 4-5 बातें हैं। ठीक है, पहला जर्मनी, दूसरा 1959, तीसरा ओडिशा, जरिया, और जरिया से तो कोयला मिलता है, सुंदरगढ़ और केंदुझर से लोहा मिलता है, हीराकुंड से जल प्राप्त होता है, सॉरी, जल विद्युत प्राप्त होती है, और कोयल और शंख नदियों से जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई है 1959 में, और इनका उत्पादन प्रारंभ हो गया था। यहाँ लोहा अयस्क डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। यानी दल्ली राजहरा है वहां से लोहा अयस्क मिलता है, और कोरबा और करगाली कोयला खाने हैं वहां से कोल मिलता है। ठीक है, तो ये 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है। भिलाई रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में 1959 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है जल तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से प्राप्त होती है। अब ये पूछ सकते हैं कि तंदुला बांध किस इस्पात संयंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना कि जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो विशाखापट्टनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया है और 1962 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो दुर्गापुर यूके के सहयोग से स्थापित किया गया था, कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और प्रोडक्शन 1962 में स्थापित हुआ है, शुरू हुआ है। यह संयंत्र रानीगंज और जरिया कोयला पेटी में स्थित है। लोहा अयस्क नोहा मंडी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब नोहा मंडी एक बार मानचित्र में देखते हैं। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर कॉरपोरेशन यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक बार इनकी लोकेशन देखते हैं तीनों की। सबसे पहले राउरकेला की देखते हैं। ठीक है, ये राउरकेला आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगी, और हीराकुंड बांध के 16 किलोमीटर दूर स्थित है। ब्राह्मणी नदी पर स्थित है ये। ठीक है, और इधर से कोयल नदी आती है। ठीक है, और इधर से ये मदिरा बांध स्थित है। किरुबुरु जो लोकेशन है किसके लिए? लोहा इसके लिए। ठीक है, उसी प्रकार से जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, अब भिलाई इस्पात संयंत्र है वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे इस्पात संयंत्र हो गया डोलोमाइट, यहाँ से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मैग्नीज है वो यहाँ से जो बालाघाट जो छिंदवाड़ा रेंज है वहां से मिलता है। लोहा अयस्क आपको डल्ली राजहरा से मिलता है, और कोयला है वो तेंदुला टैंक के आसपास जो दल्ली राजर वाला रीजन है वहां से मिलता है। और ये लोहा अयस्क वाले जो सेंटर है रायपुर है, दुर्ग है। ठीक है, ये लोकेशन है, बालाघाट है। उसी प्रकार से बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, बोकारो दुर्गापुरा देख लेते हैं एक बार। दुर्गापुरा यहाँ पे है, रानीगंज और जरिया वाले बेल्ट के पास में दामोदर नदी जा रही है। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पे जो कोयला क्षेत्र है रानीगंज और जरिया हो गए। लोहा अयस्क में कौन कौन से हैं? गुरु महिसनी है, नोआ मंडी है, नोआ मंडी में इस्पात संयंत्र है। ठीक है, सॉरी, मैग्नीज मिलता है नोआ मंडी में। उसी प्रकार से गुरुमणि, कुटुपिट, कुल्लेशिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे 326 किलोमीटर के आसपास इस रेंज में मिल जाती है ये सारी चीजें। ठीक है,
तो उसी प्रकार से ये बोकारो इस्पात संयंत्र, ये बोकारो है, जरिया जो कोयला क्षेत्र है उसके पास में स्थित है। और यहाँ पे गुरु मैसनी और सुलाईपट और बादाम पाट से इनको मैग्नीज मिलता है। ठीक है। और ये जो वेरियस रिवर्स है और आगे ये दामोदर रिवर के बैंक पे स्थित है। ठीक है। तो ये है आपका अभी बोकारो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। ये संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया है। ये संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई है। ठीक है। उसका जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं। वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं और अन्य कच्चे माल बोकारो के लिए लगभग 350 किलोमीटर की परिधि में प्राप्त हो जाते हैं। जल और जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन द्वारा होती है, यानी डीवीसी द्वारा होती है। ठीक है। तो ये है बोकारो की कहानी। इसमें अन्य इस्पात संयंत्र में सबसे पहले है चतुर्थ योजना के समय, यानी जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उस समय 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर स्थापित किए गए। 3 संयंत्र दक्षिणी भारत में स्थापित है। विशाखापट्टनम स्थित विजाग इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट बेस्ट जो इस्पात संयंत्र है वो है, और 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका इसकी पतन स्थिति लाभप्रद है। ठीक है। दूसरा है विजयनगर इस्पात संयंत्र, जिसे हॉस्पेट इस्पात संयंत्र भी बोलते हैं, कर्नाटका में स्थित है। और इसमें स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। और यह संयंत्र आसपास के क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र से लोहा अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है। सेलम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र 1982 में चालू हुआ। ठीक है। पहला विशाखापट्टनम है, और दूसरा हासपेट वाला है, विजाग वाला, और तीसरा है सेलम वाला। ठीक है। तो ये 3 संयंत्र है वो फोर्थ 5 ईयर प्लान में स्थापित किए गए हैं, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक दे रखा है ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ स्टील सेक्टर इस्पात संयंत्र। ठीक है। तो 2015-16 से 19-20 में। ठीक है। तो 2017-18 में जो प्रोडक्शन था वो 126 मिलियन टन गया था। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम ये घटा है, 102.62 मिलियन टन आ गया है प्रेजेंट टाइम में 2019-20 में। तो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे। 2019-20 में भारत में इस जो इस्पात उद्योग है वो इस्पात उत्पादन कितने मिलियन टन रहा। ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, 120, 126, 101 और 102। ठीक है। तो हमारे माइंड में ग्रोथ आएगी। ठीक है। लेकिन ये ग्रोथ यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। तो नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि 2017-18 के बाद में ये धीरे धीरे कम हुआ है, और 2018 की तुलना में वापस पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, सॉरी। ठीक है। तो 2018-19 की तुलना में 19-20 में पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, लेकिन ये 2017-18 की तुलना में नेगेटिव है। ठीक है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में 206 से अधिक इकाइयां स्थापित की गई है। इनमें से अधिकांश इकाइयां अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लोहा इस्पात लोहा का उपयोग करती है। इसे विद्युत भट्टियों में प्रक्रमित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर है। ठीक है। तो जयपुर में जो लोहा इस्पात संयंत्र है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जो रीजनल लेवल पर जो लोहा मिलता है, जंग लगा हुआ लोहा, ठीक है, उसको वापस प्रसंस्कृत करते हैं, गलाते हैं, और वापस आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। एनसीईआरटी हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। अपना वैल्यूबल फीडबैक है वो भी दीजिए। थैंक यू।